हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर दिल से। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द येलो वॉलपेपर के बारे में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस शॉर्ट स्टोरीज रिटन बाय चार्लोट परकिंस गिलमैन। बात करें इसकी पब्लिश की, तो ये पब्लिश हुई है 1892 में। ये जो स्टोरी है ना, इसको रिगार्ड करा जाता है एज अ लैंडमार्क इन फेमिनिस्ट लिटरेचर एंड साइकोलॉजिकल फिक्शन। तो इसके अंदर आपको लगेगा कि इसके अंदर एक स्टोरी बताई गई है, एक दिखाया गया है उस वुमेन के बारे में, एक अननेम वुमेन होती है, उसकी मेंटल इलनेस के बारे में। बट जो ये स्टोरी है ना, ये एक्चुअली में क्रिटिसाइज करती है सोशल पोजीशन ऑफ वुमेन को। अब भाई, जो वुमेन्स होती थी पहले 19th सेंचुरी में, तो जो उनकी फ्रीडम होती थी ना, फीमेल्स को फ्रीडम होती थी, वो बहुत कम होती थी। उनको ऊपर कुछ एटीट्यूड्स वगैरह कुछ चीज़ें थोपी जाती थी, उनको इतना समझा नहीं जाता था, फ्रीडम उनको देते नहीं थे। तो उन सब चीज़ों के ऊपर इसमें दिखाया गया, उसको क्रिटिसाइज करा गया। और थ्रू पावरफुल सिंबलिज्म एंड साइकोलॉजिकल नरेशन, गिलमैन जो थी ना, वो शो करती है कि कैसे डिनाइंग अ वुमेन्स इंडिपेंडेंस कैन डिस्ट्रॉय हर आइडेंटिटी एंड मेंटल वेलबींग। तो कहने का मतलब यही है कि अगर वुमेन्स को इंडिपेंडेंस नहीं दोगे, अगर उसको आज़ादी नहीं मिलती, तो भाई कैसे उसकी आइडेंटिटी जो होती है वो खत्म हो जाती है, कैसे वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और कैसे उसकी मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ का। अब बात करें इसकी इम्पोर्टेंस की, तो ये इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके यूजीसी नेट और टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए और DSSBA एग्जाम्स के लिए। अब इसको समझते हैं डिटेल में। सबसे पहले थोड़ा सा अबाउट द ऑथर देखते हैं। तो जो ये है ना, चार्लोट परकिंस गिलमैन, ये एक अमेरिकन राइटर, लेक्चरर और सोशल रिफॉर्मर थी, और इनको रिगार्ड किया जाता है एज वन ऑफ द पायोनियर्स ऑफ फेमिनिस्ट लिटरेचर। और इनकी जो राइटिंग्स होती है ना, मेनली वो फोकस करती थी वुमेन्स राइट्स पे, जेंडर इक्वालिटी पे, सोशल रिफॉर्म पे और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन पे, और बात करें तो मेंटल हेल्थ पे। और ये जो थी ना, ये खुद एक्सपीरियंस करा होता है इन्होंने पोस्टपार्टम डिप्रेशन। तो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है? ये एक तरह का डिप्रेशन होता है जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है, तो उसके बाद ये होता है, उसके अंदर उसको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी सी होती है, डर रहता है, और उसको कुछ मतलब समझ सा नहीं आता, वो अजीब अजीब सा बिहेव सा थोड़ा करती है। तो ये डिप्रेशन से में रहती है वो, तो उसके लिए ये टर्म यूज़ करी जाती है। एंड आगे बात करें तो जो उसका पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे ना ये सब, और उन्होंने ये भी डिप्रेशन फेस किया था, तो इन्हीं सब से इंस्पायर होकर उसने ये द येलो वॉलपेपर लिखी थी। अब इनके कुछ मेजर वर्क्स देखे तो वो है द येलो वॉलपेपर, वुमेन एंड इकोनॉमिक्स, हरलैंड, और बात करें तो द होम। अब इसका कुछ बैकग्राउंड देखते हैं, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देखते हैं इसकी कुछ। तो बात करें 19th सेंचुरी में, तो जो वुमेन्स होती थी ना भाई, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो एक ओबीडियंट वाइफ और बात करें तो ओबीडियंट मदर्स की तरह रहे। उनसे भाई कहते थे, उनसे एक्सपेक्ट करते थे टू रिमेन ओबीडियंट वाइफ्स एंड मदर्स। तो जो डॉक्टर्स थे ना, वो भी ऑफन प्रिस्क्राइब करते थे रेस्ट क्योर फॉर वुमेन्स को, जो कि सफर कर रही होती है डिप्रेशन से, इमोशनल स्ट्रेस से। तो जो ये ट्रीटमेंट था ना, इस ट्रीटमेंट के अंदर क्या चाहिए था? इस ट्रीटमेंट के अंदर मेनली कंप्लीट फिजिकल रेस्ट होना चाहिए था, और प्रोहिबिटेड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज सच एज रीडिंग, राइटिंग और क्रिएटिव वर्क। तो जो गिलमैन है ना, वो हर सेल्फ अंडरवेंट दिस ट्रीटमेंट, क्योंकि वो भी परेशान थी इन सब चीज़ों से, तो वो भी इस ट्रीटमेंट के अंदर से गुजरती है। एंड लेटर क्रिटिसाइज इट थ्रू येलो वॉलपेपर। अब जो ये ट्रीटमेंट है भाई, ये जरूरी भी है, बट ये एक तरह का ऐसा ट्रीटमेंट होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बंदगी हो जाती है। तो वो उसको बाद में क्रिटिसाइज करती है इसके थ्रू, अपनी इस शॉर्ट स्टोरी के थ्रू, द येलो वॉलपेपर के थ्रू। तो जो ये स्टोरी है ना, देयरफॉर कंबाइंस पर्सनल एक्सपीरियंस विद सोशल क्रिटिसिज्म। अब बात करते हैं इसकी पब्लिकेशन की। तो ये पब्लिश हुई है 1892 में, और ये फर्स्ट अपीयर्ड इन द न्यू इंग्लैंड मैगजीन और कंसिडर्ड अ क्लासिक ऑफ फेमिनिस्ट लिटरेचर एंड साइकोलॉजिकल फिक्शन। अब अबाउट द टाइटल देखें तो जो टाइटल है ना, द येलो वॉलपेपर रेफर्स टू द स्ट्रेंज वॉलपेपर इन द नरेटर्स बेडरूम। हाउएवर जो ये होता है ना, ये डेकोरेशन से कुछ ज्यादा होता है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ डेकोरेशन होती है, रूम के अंदर एक वॉलपेपर लगाया हुआ है येलो, नहीं, ये उससे कुछ ज्यादा होता है इसका मीनिंग। वो क्या होता है, जो वॉलपेपर है ना, ये बिकम्स अ पावरफुल सिंबल ऑफ क्या, वुमेन्स ऑपरेशन का, मेंटल इम्प्रिजनमेंट का, सोशल रेस्ट्रिक्शंस का, साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट का। और एज द नरेटर्स कंडीशन चेंजेस, ये जो वॉलपेपर है ना, ये अपीयर्स टू चेंज विद हर। अब जनरे की बात करें इसकी, तो जो स्टोरी है बिलोंग्स टू शॉर्ट स्टोरी, फेमिनिस्ट फिक्शन, साइकोलॉजिकल फिक्शन, गॉथिक फिक्शन, और बात करें तो मॉडर्न साइकोलॉजिकल रियलिज्म। और ये जो है ना, ये कंबाइंस रियलिज्म विद सिंबॉलिक एंड गॉथिक एलिमेंट्स। सेटिंग देखे तो इसकी, तो जो स्टोरी है, ये सेट इन अ लार्ज आइसोलेटेड कंट्री हाउस ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी। और जो इसके बहुत से इवेंट्स है ना, वो अकर इनसाइड एन अपस्टेयर रूम विद येलो वॉलपेपर। और जो वो रूम होता है ना, वो रिजेंबल करता है एक नर्सरी को, बट ऑल्सो फील्स लाइक अ प्रिजन। और ये जो आइसोलेशन था ना, ये इंक्रीजेस द नरेटर्स लोनलीनेस एंड साइकोलॉजिकल सफरिंग। अब इसके कुछ मेजर कैरेक्टर्स देखे तो सबसे पहले द नरेटर। तो जो नरेटर है ना, रिमेन्स अननेम्ड थ्रू आउट द स्टोरी। ये जो होती है ना, वो इंटेलिजेंट होती है, इमेजिनेटिव होती है और क्रिएटिव होती है।
और आफ्टर द बर्थ ऑफ हर चाइल्ड, ये जो होती है ना, सफर्स फ्रॉम इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। तो वो भाई विश करती है लिखना और एक्सप्रेस करना अपने आप को, अपनी चीज़ों को, अपने थॉट को, बट जो उसका हस्बैंड होता है वो मना करता है इन सब एक्टिविटीज से, वो उसको रोकता है इन सब चीज़ों से। तो जो उसकी डायरी है ना, वो बिकम्स द ओनली प्लेस वेयर सी कैन फ्रीली एक्सप्रेस हर थॉट्स। तो वो जब उसका हस्बैंड मना करता था, वो चोरी छुप के अपने जो भी उसको थॉट्स लिखने होते थे वो अपनी उस डायरी में लिखती थी। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है, वो है जॉन। ये नरेटर्स का हस्बैंड होता है, ये एक फिजिशियन होता है और ये जेन्युइनली बिलीव करता है कि ये अपनी वाइफ की मदद कर रहा है। हाउएवर ही ट्रीट्स हर लाइक अ चाइल्ड एंड रिफ्यूज टू टेक हर ओपिनियन सीरियसली। तो जो ये होता है ना, रिप्रेजेंट करता है पेट्रियार्कल अथॉरिटी ऑफ 19th सेंचुरी सोसाइटी को। उसके बाद जेनी, ये जो जेनी होती है जॉन की सिस्टर होती है, ये मैनेज करती है हाउस होल्ड वर्क्स को और ये उसकी देखभाल करती है नरेटर की। ये जो होती है ना, फॉलोज ट्रेडिशनल सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड सपोर्ट्स जॉन्स डिसीजन। सेंट्रल आइडिया देखिए इसका, तो सेंट्रल आइडिया यही है कि जो वुमेन है ना, अगर आप उसकी फ्रीडम छीन लोगे, अगर आप उसकी फ्रीडम को रोक दोगे, उसकी क्रिएटिविटी को रोकोगे, उसकी इंडिपेंडेंस को रोकोगे, तो भाई उससे आप उसको साइकोलॉजिकली उसको सफ़र करना पड़ेगा, उसको आप साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करोगे और उसकी जो आइडेंटिटी है ना वो खो जाएगी। अगर कोई वुमेन लिखना चाहती है, अगर कोई वुमेन को आज़ादी चाहिए, तो भाई उसको देनी चाहिए। अगर आप इन सब चीज़ों से रोकोगे तो फिर उसकी आइडेंटिटी जो होगी ना वो रियल नहीं होगी भाई, वो कहीं ना कहीं वो सफ़र कर रही होगी। तो जो गिलमैन है ना, वो आर्ग्यू करती है सोसाइटी से, वो आर्ग्यूज दैट की जो सोसाइटी है ना वो ऑफन मिस्टेक्स कंट्रोल फॉर केयर। तो जो ये स्टोरी है ना, ये क्रिटिसाइज करती है पेट्रियार्कल सिस्टम को, जिसके अंदर जो वुमेन्स की वॉइस को दबाया जाता था, जिसके अंदर उनकी इमोशनल नीड्स को इग्नोर किया जाता था। अब इसकी समरी को समझते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। तो जो ये स्टोरी है ना, ये रिटर्न एज अ सीरीज ऑफ सीक्रेट डायरी। द नरेटर एंड हर हस्बैंड जॉन मूव इनटू अ रेंटेड कंट्री मैंशन फॉर द समर। मेनली क्या होता है, जो नरेटर होती है और जो उनका हस्बैंड होते हैं जॉन, वो दोनों है ना, समर्स की छुट्टियां पड़ती हैं, तो वो उसमें है ना वेकेशन मान लो, या फिर जैसे उसकी हेल्थ ठीक नहीं होती, तो जो उसके हस्बैंड होते हैं ना, वो एक उसको कंट्री मैंशन को रेंट पे लेते हैं। वो क्या होता है, मेनली एक ऐसी जगह होती है रूरल में या सेमी रूरल एरिया में, एक कोठी है, बंगला टाइप का मान लो, जहाँ पे जो शहर के शोर शराबे से दूर शांति वाला बड़ा सा शांति वाली जगह होती है। तो उसको रेंट पे लेते हैं, सोचते हैं वहाँ पे जाके रहेंगे तो इसकी मेंटल इलनेस, मेंटल हेल्थ जो है वो ठीक हो जाएगी, बढ़िया होगी। तो जो जॉन है ना, बिलीव करते हैं कि जो कंप्लीट रेस्ट है ना विल क्योर हिज वाइफ्स नर्वस कंडीशन। और वो उसको कुछ चीज़ों से मना करते हैं। वो क्या क्या चीज़ें होती है, वो उसको लिखने से मना करते हैं, वो उसको मना करते हैं ज़्यादा पढ़ने से, और बहुत से लोगों से मिलने से मना करते हैं कि ज़्यादा लोगों से मिलना नहीं है, और कोई भी क्रिएटिव वर्क नहीं करना। तो वो सोचते हैं इन सब चीज़ों से अगर वो ये सब करेगी तो उसकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए वो इन सब चीज़ों से उसको रोकते हैं। तो जो नरेटर है ना, वो डिसएग्री करती है इन सब चीज़ से, बट वो उन चीज़ों को मानती भी है। क्यों? क्योंकि भाई जो जॉन है वो उसका पति भी है, उसके साथ साथ उसका डॉक्टर भी है। तो जो उसके बाद है, तो जो जॉन है ना, वो एक कमरा चुनते हैं उसके लिए कि इतने बड़े घर में से मतलब उसको कौन सा कमरा ठीक रहेगा। तो वो उसको कमरा चुनते हैं, एक फर्स्ट फ्लोर पे अपस्टेयर्स रूम होता है अपनी वाइफ के लिए। तो जो वो रूम होता है ना, उसके अंदर भाई ओल्ड फर्नीचर होता है और एक गंदा सा येलो वॉलपेपर होता है। तो जो नरेटर है ना, वो इमीडिएटली मतलब उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता वो वॉलपेपर, क्योंकि उसमें अंदर स्ट्रेंज कलर होते हैं और एक कंफ्यूजिंग सा पैटर्न होता है। अब भाई क्या करती है, अब भाई वो घंटों बिता देती है उसकी तरफ देखने, क्योंकि उसके पास कुछ और काम नहीं होता भाई उस रूम के अंदर। तो वो उस वॉलपेपर को देखती रहती है, उसके पैटर्न को देखती है, उसको समझती है। तो स्टार्टिंग में जो वो होता है ना, उसको अनप्लीजेंट दिखाई देता है, बट ग्रेजुअली जैसे वो देखती है उसको, तो सी बिकम्स फैसिनेटेड बाय इट्स डिजाइन। और जैसे कुछ दिन बीतते हैं, तो जो नरेटर है ना, वो स्टडीज द वॉलपेपर मोर केयरफुली, और नाउ सी बिगिंस टू इमेजिन दैट द पैटर्न्स मूव। अब उसको लगता था कि जो वो पैटर्न बना हुआ है ना भाई, वो मूव करता है, वो हिलता है। तो वो बिलीव करती है कि भाई कोई वुमेन है इस वॉलपेपर, इन पैटर्न्स के पीछे, जो कि फंसी हुई है, जो कि ट्रैप्ड है, कि कोई एक वुमेन है वो ट्रैप है बिहाइंड द वॉलपेपर। तो द मोर आइसोलेटेड शी बिकम्स द स्ट्रोंगर दिस बिलीव ग्रोज। अब जो था ना, वो सीक्रेटली कंटिन्यूज राइटिंग इन हर डायरी वाइल हाइडिंग इट फ्रॉम जॉन। अब भाई वो जॉन से छुप के लिखती रहती है उसके अंदर, और वो मेनली मानती है। उसने जो वो वॉलपेपर देखा, जो पैटर्न्स देखा, तो वो उसको ऐसा लगने लगा था अब कि इसके पीछे कोई है, कोई वुमेन है जो उसके पीछे छुपी हुई है। As the narrator continues observing the wallpaper, she becomes convinced that a woman is trapped behind its strange pattern. और during the daytime, अब उसको ऐसा लगता है कि दिन में जो है ना ये वुमेन है, ये appears quiet and hidden, ये दिन में शांत रहती है, आराम से छुपी हुई रहती है, बट जैसे ही रात होती है ना, तो वो जो वुमेन है जो उसके पीछे छुपी हुई है, वो हिलती है बहुत ज्यादा। वो उस वॉलपेपर जो होता है ना, वो वॉलपेपर हिलता है बहुत ज्यादा, और वो सोचती है, वो मतलब उसको लगता है ऐसा कि जो वुमेन है ना, वो भाई वो ट्राई करती है वहां से भागने की, वहां से निकलने की, कैसे यहाँ से निकले, यहाँ पे फंसी हुई है वो।
तो ग्रेजुअली द नरेटर बिगिंस टू आइडेंटिफाई हरसेल्फ विद दिस इम्प्रिजन्ड वुमन. नाउ शी फील्स दैट बोथ ऑफ देम आर ट्रैप्ड बाय फोर्सेस बियॉन्ड देयर कंट्रोल. और जो वॉलपेपर है ना, बिकम्स मोर देन एन ऑब्जेक्ट. ये जो है ना, रिफ्लेक्ट करता है नरेटर्स के ओन इमोशनल को, और बात करें तो साइकोलॉजिकल कंडीशन को. अब यहाँ पे एक क्लाइमेक्स आता है. अब जैसे जो वो समर चल रहा होता है, उनकी समर वेकेशन सी जो चल रही होती है, वो भाई एंड होने वाली होती है, कम्स टू एन एंड. तो जो नरेटर है ना, वो डिसाइड दैट सी मस्ट फ्री फ्रॉम द वुमेन बिहाइंड द वॉलपेपर. अब वो क्या करती है, अब वो अपने आप को उस रूम के अंदर भाई लॉक कर लेती है. और अब वो क्या करती है, अब वो स्टार्ट करती है उस वॉलपेपर को फाड़ना. वो सोचती है इसको मैं फाड़ दूंगी, इस वॉल से हटा दूंगी, तो इससे जो वो वुमेन है वो वहां से निकल जाएगी, उसकी मैं मदद करूंगी. अब वो बिलीव यही कर रही होती है कि भाई ऐसे मैं इस वॉलपेपर को डिस्ट्रॉय कर दूंगी तो ये उस वुमेन को भागने में, वहां से निकलने में मदद कर देगी. तो जो ड्रामेटिक एक्ट है ना, ये सिंबलाइज करता है उसका रिबेलियन को. उसका रिबेलियन जो था ना अगेंस्ट रेस्ट्रिक्शंस प्लेस्ड अपॉन हर. तो मेनली वो सोचती थी कि ये एक्ट करने से, ये जो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाले जा रहे हैं, थोपे जा रहे हैं, ये उनको वो हटा देगी, उनको उनसे अलग हो जाएगी. तो जो उसके बाद जब आगे देखते हैं हम, तो जो जैसे जो जोन होती है वो जो जोन होता है वो फाइनली ओपन्स द डोर. अब क्या होता है, अब वो देखता है कि जो उसकी वाइफ है ना, वो क्रोलिंग अराउंड द रूम, और वो आती है उसके पास. वो उसको बताती है कि सी हैज फाइनली एस्केप्ड फ्रॉम वॉलपेपर एंड कैन नॉट बी पुट बैक अगेन. तो जो जोन होता है भाई, वो ज्यादा शॉक हो जाता है इन सब चीजों को देख के कि भाई ये सब क्या हो रहा है, ये क्या कर रही है. तो जो नरेटर है ना, वो कंटिन्यूज क्रोलिंग अराउंड द रूम इवन पासिंग ओवर हर अनकॉन्शियस हस्बैंड. तो जो एंडिंग है ना, वो दोनों तरह से है, वो डिस्टर्बिंग भी है, वो सिंबॉलिक भी है. ऑल्थो जो नरेटर है वो अपीयर्स टू हैव लॉस्ट टच विद रियलिटी, शी ऑल्सो अचीव्स अ सिंबॉलिक फ्रीडम फ्रॉम द कंट्रोल दैट हैड कन्फाइंड हर. अब इसकी एंडिंग को देखें तो जो इसकी एंडिंग है ना, इसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं डिफरेंट वेज में. वो कैसे, अगर हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो जो नरेटर है ना, वो एक्सपीरियंस करती है कंप्लीट मेंटल ब्रेकडाउन को. और अगर हम फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से देखें तो जो वो था ना वॉलपेपर को हटाना फाड़ना, वो सिंबलाइज करता था उसका रिजेक्शन, हर रिजेक्शन ऑफ पैट्रियार्कल ऑपरेशन. उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जोन्स फेंटिंग रिवर्सेस द ट्रेडिशनल पावर रिलेशनशिप, और थ्रू आउट द स्टोरी ही कंट्रोल द नरेटर, और इन द फाइनल सीन ही बिकम्स पावरलेस व्हाइल शी कंटिन्यूज मूविंग फ्रीली अराउंड द रूम. अब जो उसकी एंडिंग है ना, देयरफॉर कंबाइंस ट्रेजेडी विद सिंबॉलिक लिबरेशन. अब इसकी कुछ मेजर थीम्स देखते हैं. सबसे पहले वुमेन्स ऑपरेशन. तो जो स्टोरी है ना, क्रिटिसाइज करती है उन रेस्ट्रिक्शंस को जो कि वुमेन्स के ऊपर 19th सेंचुरी में थोपी जाती है. उसके बाद मेंटल हेल्थ देखे तो ये इट शोज हाउ मिसअंडरस्टैंडिंग मेंटल इलनेस कैन वर्सन अ पर्सन्स कंडीशन. फ्रीडम एंड कन्फाइनमेंट देखे तो जो नरेटर है ना, द नरेटर लॉन्ग्स फॉर इंटेलेक्चुअल एंड पर्सनल फ्रीडम. आइडेंटिटी देखे तो जो नरेटर है वो स्ट्रगल्स टू प्रिजर्व हर इंडिविजुअलिटी. पैट्रियार्की देखे तो जो जोन है वो रिप्रेजेंट करते हैं मेल अथॉरिटी को, जो कि वुमेन्स की वॉइसेस को रोकते थे उस टाइम पे. आइसोलेशन देखे तो जो फिजिकल और इमोशनल आइसोलेशन था ना, वो कंट्रीब्यूट टू द नरेटर साइकोलॉजिकल डिक्लाइन. रियलिटी एंड इमेजिनेशन देखे तो जो बाउंड्री थी ना बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन, वो ग्रेजुअली डिसअपियर्स. इंपॉर्टेंट सिंबल्स देखते हैं. तो सबसे पहले तो येलो वॉलपेपर, वो जो था ना वॉलपेपर, वो कुछ चीजों को सिंबलाइज करता था. वो क्या क्या थी, पैट्रियार्कल ऑपरेशन को, मेंटल इम्प्रिजनमेंट को, सोशल रेस्ट्रिक्शंस को, और साइकोलॉजिकल सफरिंग को. और जो वुमेन थी बिहाइंड द वॉलपेपर, वो सिंबलाइज करती थी उन सब वुमेन्स को जो सब ट्रैप्ड थी, जो कि फंसी हुई थी उन सोशल एक्सपेक्टेशंस के अंदर, और उन वो सब वुमेन जिनको फ्रीडम नहीं थी बिल्कुल भी. और शी ऑल्सो रिप्रेजेंट द नरेटर्स हिडन सेल्फ. उसके बाद रूम की बात करें तो रूम है वो रिजेंबल कर रहा था बहुत एक नर्सरी और एक प्रिजन. और ये जो था ना, इट सिंबलाइजेस कन्फाइनमेंट एंड लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस. डायरी देखे तो जो नरेटर सीक्रेट डायरी थी, वो सिंबलाइज करती थी सेल्फ एक्सप्रेशन को और रेजिस्टेंस को. और इट इज द ओनली प्लेस वेयर शी कैन स्पीक ऑनेस्टली. फेमिनिस्ट इंटरप्रिटेशन देखे तो जो स्टोरी है ना, कंसिडर्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट फेमिनिस्ट लिटरेरी वर्क्स. तो जो गिलमैन होती है ना, वो आर्ग्यूज दैट वुमेन जो होती है ना भाई, उनको क्या चाहिए, वो बोलती है कि वुमेन को क्या चाहिए, वुमेन को एजुकेशन चाहिए, क्रिएटिव फ्रीडम चाहिए, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस चाहिए, और बात करें तो इक्वल रिस्पेक्ट चाहिए. तो जो नरेटर्स है ना, वो नरेटर्स सफरिंग रिजल्ट नॉट ओनली फ्रॉम इलनेस बट ऑल्सो फ्रॉम द सोशल सिस्टम दैट डिनाइज हर ऑटोनॉमी. गोथिक एलिमेंट्स देखे तो जो स्टोरी है इंक्लूड्स मेनी गोथिक फीचर्स. वो कौन कौन से थे, आइसोलेटेड हाउस, स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर, मिस्टीरियस वॉलपेपर, साइकोलॉजिकल फेयर, मैडनेस, और बात करें तो सस्पेंस. हाउएवर जो ग्रेटेस्ट हॉरर है ना, कम्स फ्रॉम ऑर्डिनरी डोमेस्टिक लाइफ रेदर देन सुपरनैचुरल इवेंट्स. लिटरेरी फीचर्स देखे इसके तो एक फेमिनिस्ट लिटरेचर है, साइकोलॉजिकल रियलिज्म दिखेगा आपको, सिंबोलिज्म है, गोथिक फिक्शन है, फर्स्ट पर्सन नरेशन है, डायरी फॉर्म में है, आयरनी है, और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी है. अब कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस देखते हैं. सबसे पहले, आई हैव गॉट आउट एट लास्ट.
तो यहाँ पे जो नरेटर है ना वो बिलीव करते हैं कि सी हैज एस्केप फ्रॉम द वॉलपेपर। सिंबॉलिकली बात करें तो ये जो है ना रिप्रेजेंट करता है उसका रिजेक्शन ऑफ सोशल इम्प्रिजनमेंट को, इवन थो इट कम्स थ्रू साइकोलॉजिकल कोलैप्स। नेक्स्ट देखे तो द वुमेन बिहाइंड सेक्स इट। तो जो ट्रैप्ड वुमेन थी ना वो रिप्रेजेंट द नरेटर्स ओन डिजायर फॉर फ्रीडम एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। क्रिटिकल एप्रिसिएशन देखते हैं इसका। तो जो है ना द येलो वॉलपेपर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क्स ऑफ फेमिनिस्ट फिक्शन। और जो चार्लोट पर्किंस गिलमैन है ना वो कंबाइन करती है साइकोलॉजिकल रियलिज्म, सिंबोलिज्म और गोथिक एटमॉस्फेयर को ये एक्सपोज करने के लिए टू एक्सपोज द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। और ये जो स्टोरी है ना ये चैलेंजेस ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिसेस एंड patriarchal authority while giving voice to women's experiences of silence and oppression। और इसकी जो साइकोलॉजिकल डेप्थ और सिंबॉलिक रिचनेस है ना ये इसको बना देती है एक टाइमलेस मास्टरपीस ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। अब इसके सेंट्रल मैसेज की बात करें तो यही है कि जो एक सोसाइटी होगी ना, जो सोसाइटी होगी जिसके अंदर किसी पर्सन की वॉइस को दबाया जाएगा, उसकी क्रिएटिविटी को दबाया जाएगा, उसकी इंडिपेंडेंस को छीना जाएगा उससे, तो भाई वो है ना उसको फिर इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली हार्म पहुंचेगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। इन सब चीज़ों से ना साइकोलॉजिकली बंदा वीक होता है। और ट्रू हीलिंग जो होती है ना वो रिक्वायर्स फ्रीडम, अंडरस्टैंडिंग और बात करें तो रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल आइडेंटिटी। कंक्लूजन पे आए तो इसमें यही है कि जो ये स्टोरी है ना ये इज फार मोर देन अ स्टोरी अबाउट मेंटल इलनेस, इट इज अ पावरफुल क्रिटिक ऑफ पेट्रियार्कल सोसाइटी। और जो ये है ना द मिसयूज ऑफ मेडिकल अथॉरिटी और बात करें तो द डिनायल ऑफ वुमेन्स फ्रीडम। और थ्रू अनफॉरगेटेबल सिंबलिज्म एंड साइकोलॉजिकल इंसाइट चार्लोट पर्किंस गिलमैन जो है ना वो क्रिएट कर देती है एक टाइमलेस वर्क को दैट कंटिन्यूज टू इंस्पायर रीडर्स एंड स्कॉलर्स अराउंड द वर्ल्ड। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।